अगर आपको स्क्रीन लेके कुछ समझाना है या फिर ऐसे फेस टू फेस बात करोगे? ऐसे नॉर्मल बात करें। जैसे रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे बस ऐसे क्लिक कर देना। कैसे हैं आप सब लोग? जब वो कोई नई ज्वाइनिंग है तो एडमिट करते हैं ना। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, और सब लोग कैसे हैं आप लोग? आप सर बात बढ़िया। मतलब कम्युनिकेट भी कर सकते हैं वापस अपना अनम्यूट रख के, अगर मैं पूछूं तो किसी चीज़ का, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। ठीक है, तो पहले आप जनरली अपने बारे में बता सकते हैं कि आपको कभी लो क्यों फील होता है, या कभी सब ठीक चल रहा होता है, या कभी स्ट्रेस का कुछ ऐसा फील हो, तो उसके बारे में बताइए, ताकि आपकी बात से शुरुआत करके मैं अपनी बात को कन्वे करूँगा। चलो कोई बात नहीं। अभी ये बताइए कि आपकी कैसी चल रही है प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए? सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए आप। हाँ सर, मेरी मतलब मींस की अच्छी प्रिपरेशन तो है नहीं, हाँ बट पीटी स्टडी किया है मैंने, जी। तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे। हाँ, प्रॉब्लम में पढ़ाई से रिलेटेड या और कुछ? नहीं सर, मतलब पढ़ाई से ही थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब जैसे एनसीईआरटी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है मैंने, पहले स्टैंडर्ड बुक्स पहले पढ़ ली थी। ठीक है। हाँ तो ना मुझे ऐसा लगता है मतलब आ भी जाएगा या नहीं, मतलब थोड़े डाउट्स रहते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ा ना कंफ्यूजिंग सी हो जाती है। हाँ ठीक है। कुछ क्वेश्चन बनते ही नहीं है उन, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ठीक है। बाकी विकास जी आपको कैसे? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं सर आप? हाँ बढ़िया हूँ। अच्छा सर, एक मेरे छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ। क्वेश्चन ये है मेरा, क्या सभी का एक ही क्वेश्चन होता है कि ऐसा लगता है इस प्रिपरेशन में हर तीसरे दिन कि यार हमसे हो नहीं पाएगा। हाँ पता नहीं क्यों पढ़ते पढ़ते भी ऐसा लगता है कि यार कुछ समझ, मतलब जितना पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या छूट जा रहा है, हमसे हो भी पाएगा या नहीं। हाँ। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यही आता है कि ऐसा सभी के साथ होता है या हमारी साथ ही ऐसा हो रहा है, कि पर्सनल मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि मैं कम तैयारी में हूँ इसलिए मुझे लग रहा है, या तो मतलब एक बात तो आपकी सही है कि आपने दोनों पक्ष रखे हैं कि ऐसा क्या मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है। तो इसी बात में जवाब है कि वास्तविकता ये है कि ऐसा लगभग सभी के साथ होता है। चाहे वह टॉपर रहा हो या जो भविष्य में टॉपर बनने वाला है या जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, सबके जी साथ सर, ऐसा होता है। लेकिन इस चीज़ जी को सर। एक जनरली कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की स्ट्रेस होती है तो जी सर। वह ऐसा पॉइंट होता है जब आप बिल्कुल लो, मतलब नीचे गिर भी सकते हैं, और आपका ग्रोथ करने का टाइम भी सबसे गोल्डन टाइम वही रहता है। कि जी जैसे सर। जी अगर फिजिक्स में बात करें तो अगर किसी भी एक बीम हो या किसी चीज़ पे हो, जैसे एक छड़ है, अगर उस पे ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस हो तो भी वो टूट जाएगी, और कम हो तो वो प्रॉपर बॉन्डिंग या टाइट नहीं रख पाएगी। ठीक है, तो सेम चीज़ लाइफ में अगर आप थोड़ा मतलब मिनिमम स्ट्रेस नहीं लेते तो आपकी प्रिपरेशन में लेथार्जी आ जाएगी। यदि जैसे बचपन में रहता है कि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के टाइम हो या कॉलेज में हो, अगर आपको किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस हो, स्ट्रेस अपने असाइनमेंट पूरा करने का, होमवर्क पूरा करने का, या फिर एग्ज़ाम में परफॉर्म करने का, या एग्ज़ाम के बाद पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स सर्कल में आपके रिजल्ट का क्या परफॉर्मेंस है उसको शो करने का, तो वो भी जो बेयर मिनिमम स्ट्रेस है वो ठीक है और होना भी चाहिए। जी सर। जी और एक्चुअली में क्या था सर, हाँ मैं मेरा इस बार तीसरा अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट मैं दे चुका। जी। पिछला अटेम्प्ट मेरा मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि ना मेरी
अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने 4 से 5 महीने बस ऐसे ही लिया दिया, सही पढ़ा था। हाँ तो फिर भी भैया के सपोर्ट में था, भैया का गाइडेंस था मेरे साथ, तो हाँ मैं फिर भी बहुत कुछ अच्छा किया था। मेरा जीएस बहुत अच्छा था, भैया को पता है हाँ कि मेरा ये था कि 49 क्वेश्चन मेरे बन रहे थे ठीक। हाँ बाकी सी सेट में मेरे 23 क्वेश्चन थे। अच्छा। तो पिछली बार मैं बिल्कुल नहीं डरा, लेकिन इस बार ना मैं कदम कदम पे मुझे डर लग रहा है कि यार होगा नहीं होगा, क्या होगा समझ नहीं आ रहा। या एक- तो ऐसा था कि पिछली बार मुझे डर इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, तो हाँ। मुझे ये था जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इस बार थोड़ी तैयारी है, तो लग रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर आपको उतना स्ट्रेस या उतना डर है, तो अगर उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं तो वो बोलते हैं कि जब आदमी कुछ एफर्ट करता है तभी तो उसके पास कुछ खोने को होता है और तब उसका डर लगता है। अदरवाइज तो एक सिंपल सा पर्सन, उसके पास कुछ नहीं है तो उसको कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन जी सर। अगर उसको ग्रोथ करनी है तो कहीं ना कहीं उसको रिस्क लेना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं जिसको, और जी उसके सर। हिसाब से उसको स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल करेंगे तो वो होगा। और जन एक्सक्यूज मी। और जैसे मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि जी सर। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उसमें उतना स्ट्रेस नहीं लिया था, और जी सर। नॉर्मली एग्ज़ाम दे के आ गए थे, और फिर कट ऑफ से थोड़ा कम रहा तो फिर लगा कि जी अरे कुछ बिना चिंता के भी अपन ने दे दिया, तो इस बार थोड़ा और अच्छे से करते हैं और मेहनत करके जी करते सर। हैं। फिर कंटिन्यूसली मतलब 8-10 महीने मेहनत किया तो अच्छे से प्री भी निकल गया, मेंस का भी अच्छा परफॉर्म रहा और थोड़ा कम रह गया। फिर उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट जो रहा उस समय ऐसा रहा कि स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही हो गया। जी नॉर्मली सर। जो अपन सेक्शनल टेस्ट लेते हैं, फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं, अच्छी अच्छी कोचिंग, चाहे विजन हो चाहे और कोई हो, और उसमें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा जा रहा था, मतलब 200 से अगर 140 150 भी जा रहा था। लेकिन जी उस दरमियान ऐसा हुआ कि जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उतना ज़्यादा डर रहने लगा कि अरे इस बार थोड़ा हो गया, थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, और उसका नतीजा ये रहा कि ओमार में मैंने कुछ क्वेश्चंस गलत भर दिए, जी सर। और जितनी कट ऑफ रही उससे 2 नंबर का पीछे छूट गया मेरा, मतलब ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हुआ। और तब पता जी चला सर। कि जहाँ एक्सपेक्टेड का कि मैं कट ऑफ से 20 या 30 नंबर ज़्यादा लाऊंगा, और वहाँ जी सर। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस को बैलेंस नहीं कर पाने के कारण ये प्रॉब्लम हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में समझ गया कि अभी स्ट्रेस लेनी है तो कितनी लेनी है, और अगर आए तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो सबसे चीज़ है। तो इसके लिए कई कई बार सोचते हैं कि जनरली एग्जांपल देते हैं कि क्रिकेट का, और कैप्टन कूल का एग्जांपल देते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी, कि कितनी भी प्रेशर और स्ट्रेस की सिचुएशन वो हैंडल करता है। तो यहाँ पे वो बाई बर्थ उसका टैलेंट नहीं है कि उसने ऐसा किया है, जी सर। कि ऐसा कोई नहीं होगा कि पर्सोनिफाइड के मिस्टर कूल है, उसने प्रैक्टिस से ये चीज़ किया है। जी, ये तो सर है, लेकिन सर ग्राउंड में और इस तैयारी में ना काफी डिफरेंट है। आपको वैसा लगता है, लेकिन हर फील्ड में ऐसा रहता है कि दोनों में स्ट्रेस सेम रहती है, उनको भी आउटपुट देना रहता है। नहीं सर, वो बात ठीक है, हाँ। वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है। उन आप बोल रहे हो कि हर जगह स्ट्रेस है, मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें ना कहीं ये भी होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर, मतलब हमारी साथ वाले बंदे हैं, हाँ। ये भी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा एक बहका माहौल पैदा कर देते हैं कि यार ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं कर, तो वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी एक मेन पॉइंट है कि जितने ज्यादा बंदों से हम बात करते हैं उतनी ज्यादा दिक्कतें बढ़ती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस इसी चीज़ की करनी है कि अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपके आसपास के लोग हैं, आपको नेगेटिविटी के माहौल में पुश कर रहे हैं, तो वहाँ अपने को प्रैक्टिस ऐसा करना है कि लोग कहते रहेंगे और मुझे क्या करना है उस पर फोकस करके उसके लिए प्रैक्टिस होती है। जैसे एक कोई आज ही श्लोक याद आया, भागवत गीता का एक वर्ष है, बोले चंचला ही मन कृष्ण, मतलब आपका माइंड फ्लिकरिंग है, इधर से इधर मूव करेगा, लेकिन आपको जी सर। उसको वापस लाना है, और ये प्रैक्टिस से ही होता है। उसमें क्लियर से दे रखा है कि अभ्यासेन कौनते, मतलब अभ्यास करोगे तभी ये चीज़ होगी। तो सेम चीज़ है, चाहे आप प्रिपरेशन करो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी रहता है कई बार फैमिली में कि आप छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होकर अपनी लाइफ को स्पॉइल कर बैठते हो।
मतलब जी सर। अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, भविष्य में आप जैसे फैमिली लाइफ में रहोगे, उसके बाद सोसाइटी में रहना रहेगा, और भी जॉब है, जॉब के बाद अगर सिविल सर्वेंट बनते हो तो उसके बाद भी रहेगा कि आपके सीनियर है, कलीग है, आपके जो सबऑर्डिनेट है, उनके साथ भी मैनेज करना रहेगा। आप जैसे इथिक्स में जनरल जीएस का पेपर 4 है, उसमें भी ये चीज़ है। और जी एक सिविल सर्वेंट को इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है, और रहना ही चाहिए। जिस दिन आपने इस चीज़ को बैलेंस करना सीख लिया तो आप आधे सिविल सर्वेंट बन गए। एक बार की बात है कि शुरू में मेरे को इश्यू चल रहा था, जैसे मैं बताता हूँ, मतलब जनरल वे में ही ले रहा हूँ कि जी सर। शुरू में सोच रहा था कि मैं मीडियम कौन सा रखूँ, क्योंकि 10th तक मैंने हिंदी मीडियम था स्कूल में, फिर 12th के बाद और कॉलेज इंग्लिश मीडियम से रहा। तो उस समय प्रिपरेशन शुरू किया, तो सोच रहा था कि मीडियम हिंदी रखूँ या इंग्लिश रखूँ, 2 किताब उसकी पढ़ता, 2 बुक्स उसकी पढ़ता। अब सोचते फिर अचानक एक दिन थे कोई रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, तो उनका कुछ लेक्चर या कोई ऐसे पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि यदि आप ये डिसीजन नहीं ले सकते तो आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। तो उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि पर्टिकुलर कि मैं ये मीडियम रखूँगा, और जो भी हो बस उसी को रखूँगा। तो कहीं न कहीं डिसीजन लेना होता है लाइफ में। जी सर। अगर आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे तो कल सिविल सर्वेंट बनने के बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होगी, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाए, या कोई क्राइसिस हो जाए, कहीं दंगे हो जाएं, या अपने ऑफिस या जो भी आपका फील्ड है उसमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो कई लोगों की जानों से हाथ धो बैठना पड़ता है। नहीं सर, वो तो बात है। और एक छोटी सी बात और बताता हूँ, जैसे एक फैमिली है, फैमिली में 5, 7, 10 लोग रहते हैं, ठीक है, और जो जी सर। हेड ऑफ फैमिली रहता है, जैसे फादर है या मदर जो भी है, तो वो इतने स्ट्रेस के बावजूद भी हर ईच एंड एवरी पर्सन का कंसर्न, केयर और लव को ध्यान रखते हैं। जी सर। ठीक है, तो वो सेम जी। चीज़ है कि एज ए सिविल सर्वेंट अगर आप बनते हो, आपका एक पॉजिटिव या एक सही और एक गलत स्टेप पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। वो समझ रहा हूँ सर मैं आपकी जी, बात ठीक कि है। वो थोड़ा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हाँ, तो आप उस चीज़ को विजुअलाइज करो कि वो मैच्योरिटी आज से 2-4 साल बाद ट्रेनिंग के बाद वो आए। अगर वो चीज़ आप प्रिपरेशन में लाओ कि यदि आप आज ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से पढ़ोगे कि आपको कम से कम रिवीजन करना पड़े, उसका मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो वो चीज़ है, तो फोकस आप प्रोसेस पे रखोगे रेदर देन आउटपुट पे या रिजल्ट पे, तो वो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जैसे आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, और टॉपिक पढ़ने के बाद आप चाहते हो कि परफेक्शन से कि मेरे 100 में से 100 क्वेश्चन सेक्शनल टेस्ट में ठीक हो जाए, लेकिन जी सर। आप थोड़ा प्रैक्टिकल रिलायबल होकर चलो कि कोई बात नहीं, आज 50 क्वेश्चन ठीक हुए, धीरे धीरे नेक्स्ट रिवीजन के बाद हो सकता है 60-70 क्वेश्चन ठीक हो जाएं, और जो 30 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उसके बारे में और एफर्ट लगाइए, वापस रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट देखिए। तो वो चीज़ें आप इस प्रोसेस को देखोगे कि अब मैंने एक बार पढ़ा, फिर रिवाइज किया, फिर नेक्स्ट किया, तो आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाएगी। जी जी। हाँ। नहीं, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, वो चीज है। हाँ, और वो कहीं ना कहीं वो हमारे सामने भी, हमें भी देखो कितना भी आदमी स्ट्रेस में हो, लेकिन वो दिखता है सामने कि हम यहाँ गलत हैं, वो तो समझ में आता है हाँ, कि हम यार ये करेंगे तो इससे काम होने वाला नहीं है, काम तो पढ़ने से ही चलेगा, काम को करने से ही खत्म होगा। हाँ, वो तो सर, वो तो चीज है। लेकिन सर एक चीज और है जी, कि जैसे ये बहुत लंबी जर्नी है, जैसे आप बता रहे हो कि भाई काफी 1 साल का तो मैक्सिमम मान के ही चलो हाँ, कि 12 महीने तो आपको लगने ही लगने, पूरा प्रीलिम्स से गुजरना है, मेंस गुजरना है, हाँ, इंटरव्यू से गुजरना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक बैलेंस सी चीज होती है ना, एक रिदम डेली रूटीन वाली, हाँ, तो मैं उस चीज को पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा किस तरीके से स्टडी करें जो ना तो भाई डाउन जाए हमारा और ना ही अप जाए, एक लेवल में इक्वल चलता रहे। हाँ, भाई एक दिन तो हमें 100 नंबर मिल रहे हैं, एक दिन हमारा 0 आ रहा है, तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है ना सर। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि भले ही 33 नंबर आए, 33 नंबर परसेंटेज आए, पास होने के लायक आए, लेकिन वो रेगुलर डेली में आए। तो उसमें थोड़ा सा हमें ये लगता है कि भाई ये हमारी कनेक्टिविटी डेली की है, तो वो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ा रही है। हाँ, तो ठीक। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर? सबसे चीज़ है, फर्स्ट चीज़ होती है प्लानिंग और शेड्यूल।
प्लानिंग आप कौन से लेवल की करते हो? सबसे माइक्रो लेवल की प्लानिंग होती है, हर दिन की प्लानिंग करो, उसके बाद 1 वीक की प्लानिंग करो और अगले 1 या 2 मंथ की प्लानिंग करके चल सकते हो। अगर वो प्लानिंग करते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो शेड्यूल वाइज के, चलो क्या आज अगर दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, अगर कोई जी, जी। कोचिंग जाता है तो हो सकता है 2-4 घंटे कम पढ़े, लेकिन एवरेज इतना होना चाहिए कि 8 घंटे करीब निकाल पाओ टाइम आप, ठीक है? जी सर। तो उसमें से ले सकते हैं कि 1-1.5 घंटा न्यूज़पेपर, अगर वो जो व्यक्ति रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उसके लिए सबसे सही चीज़ है कि 1 घंटा या 1.5 घंटा मिनिमम उसको लगता है। और उसके बाद अगर उसने पहले का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो मैगज़ीन को भी टाइम देना ज़रूरी है, तो आधा 1 घंटा अगर वो लेता है और 1 हफ्ते में 1 घंटा एवरीडे अगर वो पढ़ता है मैगज़ीन को, तो 7 दिन में 1 मंथ की मैगज़ीन को कंप्लीट कर सकता है। और ठीक है सर। जैसे डेली कोई न्यूज़पेपर, जैसे मैं हिंदू भी पढ़ता हूँ और मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता जी, हूँ, ठीक है। और हिंदू हिंदू का मेरे पास ना हिंदी में भी आता है एडिशन, हाँ, मैं उसको ट्रांसलेट आता है पूरा, तो मैं उस ट्रांसलेट को पढ़ता हूँ। हाँ, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे कोई चीज इंग्लिश में ना समझ आई, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो वो हिंदी में थोड़ा समझ आ जाती है। बस हाँ, थोड़ा सा भाषा का होता है हाँ, कि जैसे यूपीएससी की टफ थोड़ी लैंग्वेज होती है, ऐसी न्यूज़पेपर में थोड़ा सा इधर उधर शब्द हो जाते हैं, लेकिन वो समझना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे कोई भी जैसे हाईलाइट न्यूज आती है, हुँ, तो वो जो मेन मेन न्यूज होती है तो ज्यादातर माइंड में रह जाती है। जैसे मैं मैगजीन पढ़ता हूँ मंथली, तो उसमें समझ आती है मुझे कि यार ये न्यूज मैंने वहां पढ़ी थी और हाँ, ये उस डेट में आई थी, तो मतलब वो रिकॉल हो जाती है। हाँ। तो इसका तो थोड़ा बेनिफिट मिलता है डेली न्यूज़पेपर का। मतलब न्यूज़पेपर डेली तो पढ़ना ही चाहिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, सच बात ये है। मतलब अगर तो सर क्या मैं तो इसके एक्सपेक्टेड, नोट मेरी अपेक्षा यही इसके है कि नोट्स सब, बनाने भी जरूरी होते हैं? नहीं नोट्स तो अभी, एक पहले समय था कि लोग हर चीज़ हाथ से बना के रखते थे, अभी स्मार्ट जी, स्टडी का टाइम हो गया है। मतलब कि आप जी, हार्ड वर्क करोगे और उसको स्मार्टली नहीं करोगे तो उल्टा आप पीछे रह जाओगे। मतलब हार्ड वर्क करना है, स्मार्टली करना है। अब इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, जिनको मतलब हज़ारों लाखों रुपए की सैलरी देते हैं और सिर्फ वो मैगज़ीन तैयार करने के लिए, और उनका जी, पर्पज़ यही है कि स्टूडेंट का लोड कम कर सकें। तो सेम चीज़ है, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे क्या है कि आपके माइंड में एक क्रोनोलॉजी सेट बैठ जाएगी कि अच्छा इसके बाद ये हुआ। तो और एग्ज़ाम के टाइम जब रहता है कि इतने सारे डेटा, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स आपके माइंड में रहते हैं, लेकिन जो माइंड ने क्रोनोलॉजी के हिसाब से कर रखा है कि चाहे यूक्रेन वार हो, चाहे अभी इसराइल का और ये कॉन्फ्लिक्ट हो, ये चीज़ है, इसके अलावा सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी है डेवलपमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें, तो उसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से करोगे तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएगी और एग्ज़ाम में रिकॉल वही कर पाते हैं जो आपके माइंड में प्रॉपर एक ब्लॉक में सेट है वैसा। जी सर, ठीक। हम्म, अच्छा सर, एक छोटा सा मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उसके लिए हाँ, माफी चाहूंगा, मैं काफी देर से बात कर रहा हूँ आपसे, हाँ, क्योंकि और बच्चे हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, मेरा ना, मैं डे में, अभी भैया से मेरी बात हुई थी 1 सप्ताह पहले, तो भैया ने बोला कि ना अपना रूटीन मैं पूरी नाइट पढ़ता हूँ। मेरे को ना डे में आप मुझे 2 घंटे बोलोगे ना पढ़ने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2 घंटे पता नहीं पूरा दिन आपने मुझे बोल, मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता ठीक और है। ना ही चीजें मेरी याद होती। तो मेरा क्या है, मैं पूरी नाइट पढ़ता हूँ, तो मुझे नाइट में चीजें समझ भी आती हैं और चीजें माइंड में भी सेट हो जाती हैं। तो मुझे ये पूछना है कि मैं अगर शेड्यूल चेंज कर रहा हूँ ना, तो मैं अनकंफर्टेबल हो जा रहा हूँ, मैं कंफर्टेबल जोन में आ ही नहीं पा रहा। तो तो मैं ऐसे कैसे कर पाऊँ कि जो मैं अपना मतलब शेड्यूल ऐसा सेट कर पाऊँ? तो मुझे थोड़ा-सा आपसे ये गाइडेंस चाहिए कि भई मैं नाइट का रखूँ या मैं डे का रखूँ? समझ नहीं पा रहा मैं, क्योंकि डे में मैं चीज़ें नहीं कवर कर पा रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी आपके पास जैसे टाइम है, जैसे चल रहा है, कभी आप प्रीलिम के लिए 5 महीने बचे हैं या 5-6 महीने हैं, जैसे आप मान के चलो, तो उस हिसाब जी, से जी, जैसा जी। चल रहा है वैसे चलने दीजिए। लेकिन प्रीलिम से 2 महीने पहले अपने को मेंटली प्रिपेयर रखिएगा कि आपको डे टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी रहेगा। और जी, एक जी। प्रैक्टिकल सी चीज़ है, इसको कई देखते हैं कि पहले बोलते थे कि सुबह जल्दी उठो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो चलो उस बात को नहीं करते अपन फोकस, लेकिन अपन लॉजिक की बात करते हैं कि अपना प्रीलिम रहेगा डे टाइम में, जी सर। टाइमिंग रहेगा 9:30 to 11:30 और 2:30 जी, to जी। 4:30। तो जी सर। वो 2+2 घंटे हैं,
उसमें आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए। आपने आपने भली पिछले साल भर 6 महीने 8 महीने जो पढ़ा होगा, उसका बेस्ट से बेस्ट आउटपुट तभी दे पाओगे जब आपकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी उस 4 आवर्स में रहेगी। नहीं सर, वो चीज तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम के नियर बाई जैसे आप बोल रहे हो 2 महीने पहले, तो 2 महीने पहले तो थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन चेंज हो जाएगा, उसमें हाँ। दिक्कत नहीं है। हाँ। अभी से क्या चीज है, अगर मैं चेंज कर रहा हूँ ना, तो उसमें मुझे पूरा फोर्स करना पड़ रहा है ना, तो मैं रात को ही पढ़ पा रहा हूँ। सॉरी, तो उसमें क्या था, मैं ना तो रात को पढ़ पा रहा हूँ, ना मैं दिन में पढ़ पा रहा हूँ। अब इसीलिए मैं भैया से भी मैंने पूछा था कि भैया मुझे बहुत तक मतलब दिक्कत हो रही है, तो दिन में मैं कन्वर्ट नहीं हो पा रहा अभी। तो मैंने अब दूसरा काम ये किया है कि मैं जैसे पूरी रात पढ़ता था, अब मैंने सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट कर दिया लाइब्रेरी से। मैं रात को पहुंचता हूँ 9:30 बजे तक मैं पहुंच जाता हूँ। तो मैं सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट करता हूँ, तो 4 बजे आके मैं 5 बजे तक कोशिश करता हूँ मैं सो जाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे नींद नहीं आती, तो मैं अपना ना कोई भजन होगा, गाने हो गए, तो मैं ईयरफोन लगाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ। तो जैसे गानों में मतलब मगन से आदमी हो जाता है, तो फिर हल्की सी नींद आने लगती है। तो मुझे 2-3 दिन से इसका सहारा लेना पड़ रहा है, वरना तो मैं नहीं सो पाता, क्योंकि मेरी आदत थी 7 बजे आगे सोने की लाइब्रेरी से। मतलब शायद आप लोग जानते होंगे 21 डे फॉर्मूला होता है, अगर सुना हो आप लोगों ने। नहीं, मैं सुना हूँ सर। हाँ, तो वो बेसिक सी चीज़ है और काफ़ी यूटिलाइज मतलब आप कर सकते हैं यूज़, कि अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस लगातार 21 दिन तक कर रहे हैं, फर्स्ट डे में प्रॉब्लम होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फिर माइंड बोलेगा क्या ज़रूरत है इतनी झंझट करने की, लेकिन फिर भी आप करते हैं, तो कुछ दिनों में आपको लगेगा, 10 दिन के बाद रहेगा, अगर हाँ अगर बाई चांस आप उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, तो आपको मन में फील होगा कि यार आज तो कुछ अलग हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो फिर वापस 11वें दिन आप वापस उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। 21 दिनों के बाद अगर आप ऐसा कंटिन्यूस 21 दिन तक करते हैं 21 डे, तो आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आप चाहकर भी रात में नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा लगेगा कि वो जो सेटिस्फेक्शन अभी रात में पढ़ने से हो रहा है, वो सेटिस्फेक्शन आपको दिन में मिलने को शुरू हो जाएगा। तो बस यही है, 21 डे फार्मूला लॉजिक के साथ अप्लाई कीजिए। और मैंने 2 एग्ज़ाम से 2 महीने पहले इसलिए कहा क्योंकि तब स्ट्रेस रहेगा, और जो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो बेयर मिनिमम स्ट्रेस लेके अपन अपनी हैबिट को चेंज कर रहे हैं। तो सेम चीज़ है, अगर वो स्ट्रेस आप अभी लेते हैं कि चलो कि मुझे अपना रूटीन सेट करना है और अच्छे से करना है, तो आप बड़े इजीली इस चीज़ को कर सकते हैं। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको भी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ अमित जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। ये पूछ रहा था मैं सर, ये जैसे कि सिलेबस प्रेशर जो होता है ना, वो सिलेबस कवर ना होने की वजह से होती है। और इसका असर सबसे पहले प्रीलिम्स में पड़ता है। ठीक है। तो मतलब कि अब देख लीजिए, ऐसे तो धीरे धीरे चलता ही रहता है, लेकिन अब 6 महीने का टाइम है, 5 महीने का टाइम है। अब इसमें मैगजीन भी करने हैं, योजना कुरुक्षेत्र भी करने हैं, अपना ये जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी करना है, और GS 1 2 3 4 करना, ये भी है सर। तो ऐसा होता है ना कि एग्जाम से 1 महीना पहले ही ऐसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। पढ़ाई तो बिल्कुल जीरो हो जाती। मैं पढ़ता भी हूँ तो अभी 10 मिनट बैठा, फिर एक अवसादों जैसी स्थिति हो जाती है कि मन में चलता रहता है कि यार अभी ये भी नहीं हुआ, अभी ये भी नहीं हुआ। और प्रीलिम्स उस चक्कर में 2023 का अटेम्प्ट मैंने सिर्फ दिया है एक ही बार। तो मेरे साल हर बार मेरे साथ यही जाता है कि एग्जाम से 2 महीने पहले मैं सब कुछ छोड़ने पे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा। ये सारा करंट अफेयर्स हो गए और सीटेट्स भी हो गए, और क्या बोलते हैं GS पेपर हो गए 1 2 3 4, और अपने प्रीलिम्स वाले, तो इससे बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि टेक्निक की कम से कम प्रीलिम्स तक तो कोई प्रेशर ना हो और प्रीलिम्स निकल जाए? आप ऐसा क्या करते थे? मतलब इसमें एक बहुत सीधी सी चीज़ है कि आपने जैसे कहा कि ये रह गया, CSET रह गया, मैगजीन रह गई,
और ये टॉपिक रह गए इन्वायरमेंट, इकोलॉजी या और कुछ, तो आप उसको रिवर्स तरीके से सोचिए कि क्या, तो कि चलो मैंने पॉलिटी कर लिया है, मैंने ज्योग्राफी कर लिया है, मैंने इन्वायरमेंट कर लिया है, तो उस चीज़ को सिलेबस के ऊपर टिक करते जाओ। जैसे जैसे वर्ड पे होता है, सिलेबस को अगर 4-5 बार पेन से हाईलाइटर से करोगे, जितना सिलेबस को आप गंदा करोगे, मतलब नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि पेन से, पेंसिल से, उतना आपको फील आएगा कि आप उस चीज़ को कर रहे हो। और खुद के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति ये रहता है कि 100% नहीं कर पाते हर व्यक्ति, ठीक है, लेकिन आप जितना कर रहे हैं 20%, 30%, 40%, वो उतना रिकॉग्नाइज करोगे तो आपको लगेगा कि 40 कदम तो मैं चल चुका हूँ और अब 60 कदम और चलना है। फिर 10 कदम और चलोगे तो फिर लगेगा बस उतना ही बाकी है। तो वैसा पॉजिटिव अप्रोच लेके करना है, क्योंकि आप चिंता करके भी करोगे, चिंता नहीं करोगे तो भी सिलेबस तो आपको करना ही है और उसके बिना होना भी नहीं है। तो उसलिए अपने एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो और अप्रिशिएट करो कि जितना हो रहा है उतना तो कर रहे हैं ना। तो उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलोगे तो काफ़ी ठीक रहेगा। जी सर। जी ठीक है। बाकी शेड्यूल वगैरह बनाइए और स्लॉट डिवाइड कर दीजिए, मंथली, वीकली, तो उससे ठीक रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगी कि चलो, और उसको फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा ठीक है। और एक चीज़ है कि एक रीज़न आप रहते हैं कि एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले सब छूट ही जाता है कि यार अब ऐसे क्या होगा, अब तो कुछ हो भी नहीं पाया, इस बार अटेम्प्ट चला गया। वो चीज़, उसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि आप जो अपना प्लान बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाइए। बिल्कुल वैसा नहीं हो कि एक दिन में 15-16 घंटे लिख के, या पॉलिटी को आपने 4 दिन में निपटाना है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी है तो कि 1 हफ्ते में निपटाना है, उतना वैसा मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा करते करते चलिए तो धीरे थोड़ा इजी हो जाएगा और उतना स्ट्रेस भी नहीं लगेगा। ठीक है जी सर। जी ठीक है। बाकी किसी को और कुछ कहना है तो कहिए। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। सर मेरा स्ट्रेस का शायद मूल कारण है मेरे जो टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। जितना मैं सोचती हूँ उतने नहीं आ पाते हैं, और वो पता भी तब चलता है जब चेक करती हूँ टेस्ट कॉपी अपनी। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो पहले मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मेरा एग्जांपल वो वैसा नहीं है कि बिल्कुल क्या स्मूथ चीज़ है, लेकिन सच बात है कि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया तो पहला टेस्ट दिया था, मुझे याद है, तो 250 मार्क्स का था जीएस का पेपर। तो आप अंदाज़ा लगाइए उस पेपर में मुझे 28.5 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हुए, क्या लिखना है उस चीज़ में भी सारा निकल गया। फिर लगा के वापस आके देखा पेपर के, बोले अरे ये क्वेश्चन भी तो इसमें 4-4 लाइनें लिख लेता, क्योंकि 20 क्वेश्चन थे, 20 में से मैंने 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, समझ में नहीं आ रहा था कितना करना है, कैसे लिखना है। उसमें बोले कि नहीं करते, ऐसे करके 15 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। और फिर घर आके देखा तो कह रहे 15 में से, और सेम क्वेश्चन को मैंने 3-3 बार पढ़ा। फिर पता चला अरे ये तो मुझे आते थे, इसमें 4 लाइनें लिखते तो 2-2 नंबर और मिल जाते। ऐसे करके अगर 8 क्वेश्चन मैं 2-2 नंबर से 4-4 लाइनें लिखता तो 2-2 नंबर के हिसाब से 16-20 नंबर और बढ़ जाते। फिर वापस तीसरी बार और पढ़ा तो लगा कह रहे थोड़ा और लिख लेते, डायग्राम बना लेते, फ्लोर चार्ट बना लेते, तो और कुछ मार्क्स बढ़ जाते। ऐसे करके फिर लगा कि अच्छा छोटी छोटी कमियां हैं, उसको ऐसे ऐसे दूर करेंगे। ठीक है, और उस चीज़ को नोट डाउन करता था। कभी भी रहे आप टेस्ट की एनालिसिस करो, तो टेस्ट अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के प्रीलिम के पेपर लाते हो, सॉल्यूशन लाते हो, तो सबसे आखिरी का जो ब्लैंक पेज रहता है, जनरली रहता है, या नहीं तो आप खुद अटैच कर लो, उसके ऊपर लिख लिया करो कि पर्टिकुलर टॉपिक के इतने क्वेश्चन थे और इतने राइट किए। मतलब वो एनालिसिस वैसे तो ऑनलाइन जो देता है उनको वैसे अपने आप मिल जाता है, लेकिन आप लिखिए और साथ में टॉपिक लिखिए।
मतलब सिर्फ पॉलिटी वैसा नहीं है, उसको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दीजिएगा। अच्छा ये है, तो फिर आप नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले 2 या 3 दिन पहले वापस उस टेस्ट को अपना जो फीडबैक आपने असेसमेंट किया है उसको गो थ्रू करोगे, तो आपको पता चलेगा कि पिछली बार कौन से टॉपिक वीक थे। उसको 2 दिन पहले आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ओ अब ठीक है, मैंने पिछली बार की कमियों को फुलफिल कर दिया है, तो ऑब्वियसली मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो ये सीधी सी चीज़ ये है। और सेम चीज़ मेरे साथ भी, जब मैंने 20.5 मार्क्स थे, उसके बाद मेरे आए 48 आए, फिर 58 आए, फिर 60, 62, ऐसे करते 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 फाइनल तक मैंने जो टेस्ट दिए उसमें मेरे 92 करीब मार्क्स आए। और जब मैंने मेंस दिया तब मेरे 106 मार्क्स थे। ठीक है, तो वो सेम चीज़ है, आप वैसा करते 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 चलोगे और कंसिस्टेंटली उसके एफर्ट करोगे तो वो चीज़ें नो डाउट के चीज़ें इम्प्रूव होगी और आप इतना अच्छा परफॉर्म करोगे कि जब आप फर्स्ट पेपर देखोगे और आपका आखिरी पेपर देखोगे टेस्ट का, तब आपको लगेगा कि आपने इम्प्रूवमेंट किया है। तो सबसे चीज़ है, खुद को एनालिसिस करो, खुद की कमियों को नोट डाउन करके उसको इम्प्रूव करो, और जो आपकी कमियां उसको ऐसे काट कट करो कि ओके क्रॉस राइट करना सीखो, तब पता चलेगा कि आप खुद के ऊपर पेन चला रहे हो और आपकी कमियों को दूर कर रहे हो इरेजर से, और जो आपके एफर्ट्स है उसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो उससे आपकी काफ़ी चीज़ों का सॉल्यूशन निकल जाएगा, मैं जैसे मानता हूँ। इसके साथ ही सर टेस्ट दिया ठीक है चलो, पर एक जो सवाल है ना वो माइंड में बार बार आता है कि मैंने मतलब पहले दिए हुए हैं अटेम्प्ट, तो ऐसे मन में आता है कि इस बार भी नहीं हुआ, तो ये सवाल मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो इसको कैसे ओवरकम करूं, मतलब इतना कि मैं ठीक से पढ़ पाऊं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ तो आपको ही पता है कि आप एक बेसिक में प्रैक्टिकल सी चीज़ बताता हूँ। अब इसका कितना फ़ायदा होगा वो तो आपको ही पता है, क्योंकि आपको करना है। एक पेज लीजिए, ठीक है, और आपने एक पेज पे लिख दीजिएगा आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड दिया, और जितने भी दिए उसमें लिख दीजिए कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ थी उस अटेम्प्ट में, ठीक है, और नीचे लिख लीजिए आपकी क्या क्या कमियां थी, ठीक है। तो ऐसे कैसे एक एक अटेम्प्ट की कमियां आप लिखिए, उसको पढ़िए और उसको फाड़ के जला दीजिए। जेन्युइनली आप सर ये फॉर्मूला है ना, कुछ टाइम तक काम करता है, मैं ये करती हूँ। हाँ ठीक है, बट ये थोड़े टाइम काम करता है, 10-15 दिन काम करता है, फिर क्योंकि बीच में कई टेस्ट हो जाते हैं तो और फिर ऐसे फीलिंग भी आने लग जाती है, तो फिर वो वही से वापस लौट के वहीं आ जाते हैं। तो आपको एक अच्छी चीज आपने ये रिकॉग्नाइज की है, आप 15 दिन तो उसके सहारे का चला लेते हैं। अब सीधी सी बात है, आपके पास गाड़ी है, फ्यूल 15 दिन चलता है, अच्छी बात है, 15 दिन के बाद वापस रिफ्यूल कीजिए। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत पता चलता है कोई चीज़ थोड़ा वर्क करती है तो ठीक है, उसको और प्रैक्टिस कीजिए, उसको 15 के 25 दिन कीजिए, लेकिन करना रहेगा। वो बोलते हैं ना कि अगर आप चल रहे हो नाव में, मतलब नदी में हो, डूब रहे हो, तो थोड़ा तिनका होगा तो उसका सहारा लीजिए और उससे सीखिए, पार कीजिए। तो सेम चीज़ है, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता है, आपकी वीकनेस आपको पता है, तो उस स्ट्रेंथ को आप रिकॉग्नाइज कीजिए, अच्छा मुझे ये स्ट्रेंथ है, और तो उस पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अमित जी कहिए। सर आपने अभी बोला था कि स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, हाँ। क्योंकि ऐसे तो हम लोग आज तक गधा मजदूरी में ही लगे रहते हैं सर। जेन्युइनली बात यही है कि हम लोग केवल रिवीजन, रट्टा और सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैंने कभी नहीं किया, न रिवीजन, सिलेबस तो मुझे याद भी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ याद करने की, पर अभी पूरा याद नहीं है। फिर क्या होता है ना सर कि जैसे आपने बोला स्मार्ट वर्क, तो आप क्या क्या स्मार्ट वर्क में आप क्या क्या करते थे, क्या क्या चीजों को आप शामिल करते थे सर? ठीक है, देखिए वैसे तो काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन 2-4 चीज़ें याद आती है तो वो बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये कि
न्यूज़पेपर पढ़ता था उससे पहले सिलेबस को अच्छे से मैं पास में रखता था, ठीक है। और जैसे फर्स्ट एक पढ़ा मैंने, एडिटोरियल पढ़ा हो या कोई भी पढ़ा हो, उसको सीधा सा सिलेबस में देखता था मैं कि अच्छा इस सिलेबस के इस पार्ट से लिंक करता है, ये चीज़ है। और धीरे 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 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने गुजरा, तो 2 महीने के बाद मुझे ये पता चल गया कि अगर न्यूज़पेपर में मैं कोई एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ या कोई न्यूज़ पढ़ रहा हूँ या कोई कॉलम पढ़ रहा हूँ और ये कौन से टॉपिक से लिंक करता है, ये स्मार्टनेस हो गई, आप जैसे कहें ना, इसको स्मार्टली मैंने हैंडल करना सीख लिया। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे ये हुआ। और कुछ समय बाद तो ऐसे होने लगा कि जीएस के पेपर आज टेस्ट देने जा रहा हूँ या आज कहीं जा रहा हूँ या रोज़ मैं डेली प्रैक्टिस करता था। ये बात है कि रोज़ के 2 क्वेश्चन लिखना था तो लिखता था, एक जीएस का लिखता था, एक ऑप्शनल का लिखता था, तो वो चीज़ है। तो और ज़्यादातर वैसे ही एग्जाम्पल लेता था जो उस दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़े रहते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरी एक वो बोलते ना, एक टाइप की वो कह सकते हैं एक पोटेंशियल, एक पावर जनरेट हो गई थी कि मैं राह चलते कहीं भी जा रहा हूँ, रास्ते में किसी भी पॉइंट को ऑब्जर्व करके उसको अपने क्वेश्चन में, आंसर में मैं उसको इम्बाइब कर सकता था। और वो काफ़ी आउट ऑफ बॉक्स था और वो एग्जामिनर को काफ़ी अच्छा लगता था। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे जैसे एग्ज़ाम के या कोचिंग के पेपर असेसमेंट होते थे तो उसमें सब में उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। तो सेम चीज़ है कि एज ए सिविल सर्वेंट हमें अपना माइंड काफ़ी ब्रॉड रखना पड़ेगा और जो आसपास के ऑब्जर्वेशन से उनको कैसे अपने प्रिपरेशन में इम्बाइब करें वो चीज़ समझना होगा। वो चीज़ सेम है। आप इसको एग्जांपल ले लिए, एक छोटा सा है, उसका उतना यूज़ नहीं है पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि 1 मिनट में फ़ोन में, अब तो मैं उसको यूज़ नहीं करता। एक प्रोडक्टिविटी चैलेंज करके टूल्स आता था, एप्लीकेशन था, ठीक है। तो वो मैंने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था और उसमें सीधा सा था कि मैं अपने टास्क, ठीक है। अब प्ले स्टोर से मैंने वो डाउनलोड किया था, उसमें ऐसा था कि मैं बता देता हूँ आपको, है ना, अभी, कि उसमें अलग अलग टास्क होते थे। मैंने अलग अलग टास्क डिज़ाइन कर रखे थे कि मेरे को GS1, GS2, GS3, ऐसे, करंट अफेयर और अपने ऑप्शनल के पेपर है, सबको मैंने दे रखा था। और उसका कितने कितने मिनट्स या आवर्स उसको अपना दे रखा था कि इसको इतना करेंगे। उसके बाद हर महीने, हर 15 दिन की परफॉर्मेंस रहती थी कि मैंने कितने घंटे इस पेपर पे काम किया है। एक्सक्यूज मी। तो उस तरीके से मुझे पता रहता था कि अगर मैंने एक हफ्ते में मतलब 40 एक घंटे पढ़ाई की है तो मुझे पता रहता था कि 4 घंटे मैंने GS1 पढ़ा है, 5 घंटे मैंने अपने ऑप्शनल पढ़े हैं, 2 घंटे ये किया है। तो उससे पता रहता था, ये स्मार्टली पता रहता था कि मैंने सीधा सा है कि अगर सारे जीएस के पेपर मैं मतलब मेंस की ही बात करता हूँ अभी, प्रीलिम का वैसे नहीं है। अगर जीएस में अपने 4 पेपर जीएस के हो गए और ऑप्शनल के हो गए और इथिक्स अरे ऐसे का हो गया तो उसको 250 मार्क्स के हिसाब से चलता था। तो मैंने रख रखा था कि 250 नंबर के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है, तो उस हिसाब से टाइम शेड्यूल दे रखा था। तो वो थोड़ा थोड़ा स्मार्टली, मतलब वो बोलते ना कि जो व्यक्ति बिजनेस करता है तो पता चलता है कि टाइम इज़ मनी वाली चीज़ है। तो पैसे को जैसे यूज़ करता है ना, ऐसे अपने को टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो, वो है मार्क्स का। तो उस तरह से स्मार्टली थोड़ा खेलिए और तो थोड़ा समय में आपको लगेगा, इन्जॉय भी करोगे कि अच्छा मैंने 5 घंटे देके मैंने 10 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट कर लिया। सेम चीज़ प्रीलिम में अगर आप करते हो कि छोटा टॉपिक उठाओ, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो सोचो कि मैंने 10 घंटे देके 4 मार्क्स का ऐड कर लिया है, तो वो चीज़ है। तो वैसे करोगे तो कुछ 2-4 हफ्ते, 5-10 हफ्ते के बाद आप लोगोगे कि आपका अगर स्कोर अभी 60 मार्क्स हो रहा है तो आप 80 के करीब पहुंच जाओगे। सीधा सा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से, जो बोलते हैं ना कितना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, वो चीज़ है। बस 2-3 मैंने बताई है, उसको आप स्मार्टली समझो, या कोई नॉर्मल सी बात है कि सीधी सी गणित लगाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ है। ठीक है जी सर। जी। ठीक है, तो लगभग काफ़ी समय हो गया है। मैंने तो देखा था कि 5-10 मिनट बात करूँगा, फिर PR सर आपसे कंटिन्यू करेंगे जैसे है। तो होपफुली और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
और नहीं तो फिर मैं उनको बुला लेता हूँ, वो आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ ठीक है विकास जी, आप एक बार पूछ लीजिए एक आखिरी सवाल। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मैं अभी जैसे पीटी की तैयारी चल रही है तो मैं कितने दिन तक अपना ऑप्शनल साथ में लेके चल सकता हूँ? हम्म, जैसे ऑप्शनल का एक बार रिवीजन चाहता हूँ कि मैं साथ, एक बार तो मैं पढ़ लिया हूँ, हाँ। एक बार चाहता हूँ कि एक बार हल्का सा रिवीजन हो जाए साथ साथ, तो मैं क्या जनवरी या फरवरी के मिड तक मैं कर सकता हूँ साथ साथ? जनवरी फरवरी के मिड तक तो देखिए, आप ऑप्शनल से अभी क्या चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल की मैं आंसर राइटिंग तो मैंने कर लिया है, ऑप्शनल में एक बार पढ़ भी लिया हूँ, मैं चाह रहा हूँ एक बार ऑप्शनल को ना थोड़ा सा और शार्प कर लूँ, मतलब और थोड़ा सा उसको गति दे दूँ। ठीक है, तो इसमें दो चीज कर सकते हैं। यदि आप टारगेट लेके चलते हैं कि या तो अपने शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए, जी मतलब पढ़ पढ़ के, अगर रोजाना अगर 2 घंटे देते हैं आप, तो 2 घंटे में ऐसा शॉर्ट नोट बनाइए कि जो आधे घंटे में उस टॉपिक को वापस रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो ऐसे अगर आप अगले 50 दिन का टारगेट रखते हैं, 50 दिन के टारगेट में अगर आप उस चीज़ को 12 घंटे मतलब 12 आवर्स में सिंक कर लेते हैं तो ठीक है, और 12 आवर्स में अगले 15 दिन में रिवीजन करके वो चीज़ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर उस हिसाब से देख के चले तो कर सकते हैं आप, मतलब। मैं अभी सर लास्ट 2 दिन से कर रहा हूँ कि जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ हम्म, उसी में मैं ऑप्शनल के पीवाईक्यू एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिलाता हूँ डेली, 20 मतलब जो 20 नंबर का 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, हाँ मैं जैसे पूरा एक टॉपिक पढ़ा उसमें से मैं पीवाईक्यू मैंने निकलवा रखे हैं 15 साल के ऑप्शनल के, तो जी, मैं उसमें से देखता हूँ कि भाई जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, धर्म दर्शन में मैं पढ़ा, क्योंकि मैंने अभी अपना ऑप्शनल चेंज किया है, फिलोसफी लिया है, पहले मेरा हिंदी साहित्य था, 1 साल में हिंदी साहित्य से चला हूँ, ठीक है, तो वो मुझे समझ नहीं आया तो मैं इस बार चेंज किया हूँ। हाँ, तो मैं जैसे धर्म दर्शन में पढ़ा तो धर्म दर्शन में मैं कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ा, तो फिर मैं उसके ऊपर जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको लिखूं, जबकि अभी मैं अच्छे से नहीं लिख पाता क्योंकि मेरी अपनी इतनी अच्छे से भी नहीं है, पर मैं प्रयास करता हूँ कि जितना मेरे से बेस्ट हो सकता है वो मैं उसको करना सोचता हूँ, क्योंकि मेरा पीवाईक्यू भी मजबूत हो जाएगा और मेरे को क्वेश्चन लिखने की ग्रिप भी बन जाएगी और मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्या मेरा ये तरीका सही है? जैसे रोज के अगर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लिखते हैं तो काफ़ी हेल्प तो रहेगा ही। और सबसे चीज़ है कि जो वो 2 क्वेश्चन हैं वो अलग अलग टॉपिक से लीजिए, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये अप्रोच है, और ऐसा रख रही है कि कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं हो, क्योंकि जैसे फिलोसॉफी है तो फिलोसॉफी में ऐसा है कि शायद 4 पार्ट होते हैं, तो फिलोसॉफी जी ऑफ सर। रिलीजन भी है आपका, ठीक है। तो जी जी। उसमें सारा आएगा, जैसे ये थियोक्रेस मतलब है कि थीस्ट है, एथिस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा अलग अलग थिंकर हैं। तो कोशिश सर। कीजिए कि उन सबको टच करें, रोज़ लिखिए और अलग अलग टॉपिक से लिखिए, ठीक है। और अगर आपने चलोगे 2 क्वेश्चन लिखे, ठीक है, उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि क्या क्या चीज़ आपसे मिस हो रही है, क्या आप भूल रहे हैं उसके टॉपिक्स, क्योंकि फिलोसॉफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर क्वेश्चन के 8-10 पॉइंट नॉर्मली जो जी वो सर जो फ्रेमिंग करते हैं क्वेश्चन में उसमें 7 से 8 पॉइंट निकलते ही हैं फ्रेमिंग हाँ, में। और वो याद होने भी ज़रूरी है। अगर आपने फिलोसॉफी का कोई टॉपिक उठाया और आपको जी। मैंने दे दिया कि चलो इसके ऊपर बोलो, तो आपको एक साथ में 10 टॉपिक, कम से कम 8 से 10 पॉइंट खटाखट 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 बोलने होंगे, तब जाके आप एग्ज़ाम में वो कर पाओगे। तो वैसा चीज़ करो कि हर टॉपिक को लिखो, उसके मतलब PYQ लिखो, और उसके बाद उसी पेपर में ऐड करते रहो, जो चीज़ भूल गए उसको रेड पेन से या जो भी है ग्रीन पेन है जो भी चाहो उससे ऐड करो, और फिर उसको रिवाइज करो। इस तरह से आपका ऑलमोस्ट अगले 40-50 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा ऑप्शनल का। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। सर आपने एनसीईआरटी को सर प्रीलिम्स के पहले कितने दिन पहले तक किया था सर, या फिर प्रीलिम्स तक किया था आपने एनसीईआरटी? अब देखो, यूटिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं।
ऑल एनसीईआरटी की सर मैं बात कर रहा हूँ रिवीजन में सर। हाँ, एक बार तो सर लगभग हो रहा है, एक महीने मुश्किल से और लगेंगे। हाँ, और ये इस पे लेकिन एक बार में तो होगा नहीं सर, क्योंकि एनसीईआरटी को पेज बाय पेज एकदम करना पड़ता है। तो कब प्रीलिम्स के कितने दिनों पहले तक करना चाहिए और उसके बाद फिर कब छोड़ देना चाहिए? देखिए, वैसे रिवीजन तो आखिरी तक भी चलता है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की बात करते हैं तो आप 1 महीने पहले तक जितनी एनसीईआरटी को पढ़ना है वो निपटा दीजिए। और आखिरी के 1 महीने में ऐसा रहेगा कि लास्ट के जो 15 दिन, मतलब पीछे से शुरू कर रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम से मतलब लास्ट 5 डेज उसके बारे में अभी बात नहीं करता, उसके पहले के 15 दिन, मतलब एग्ज़ाम से 20 दिन पहले की बात है। समझे? आपका एग्ज़ाम कब है? 28 मई को है, आई होप। जी ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ 22 to 28 क्या करना है उसके बारे में भी नहीं कह रहा, ठीक है। उससे पहले के 15 दिन या 20 दिन है, 15 दिन मतलब 7 तारीख से लेके और 22 तारीख तक। तो उसमें सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हालांकि आपके पीआर सर हैं, वो आपको अभी से इस चीज़ को करवा रहे हैं, और एक सबसे मेन क्रक्स यही है, सिलेबस प्लस PYQ अगर आपके अच्छे से हैं तो आप लोगों से 20 मार्क्स का स्कोर अच्छा करोगे, मतलब ज़्यादा ही करोगे, ये जो इस चीज़ से पहले से ही सिंक है, अलाइन है। और अदरवाइज़ आपको लास्ट के 20 दिन में यही करना होता है कि PYQ क्वेश्चंस, उसमें से ज़्यादा ऑप्शन सर्च आउट करो कि जैसे एक MCQ एक ले लिया, उसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के बारे में पता करो कि यह ऑप्शन क्यों दिया गया है और इससे और कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। वो मेंटली करो, लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते ही पता चलेगा। गूगल पे सर्च करोगे तो वैसी चीज़ है। प्लस जो आपने पिछले 6-7 महीने अभी से शुरू कर रहे हो, इससे पहले मैं जो मॉक टेस्ट दिए हैं उसका रिवीजन मस्ट है, क्योंकि उससे फ़ायदा ये है कि आपने जितनी गलतियां की है वो पिछले 20 दिन आपको मिल जाएंगे, उसमें अपनी गलतियों का रिवीजन के साथ सुधार कर सकते हो। और वो गलतियां आप एग्ज़ाम में नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली जहां आपका स्कोर 60-70 हो रहा था वहां 100+ हो जाएगा, अगर आप अपनी गलतियों को सुधार करके UPSC प्री का अटेम्प्ट देते हो तो। सर विजन की जो मॉक चल रही है ना सब्जेक्ट वाइज सर, सब्जेक्ट वाइज जो चलती है सर, हाँ, उसमें तो सर हाल तो ठीक नहीं है, क्योंकि 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन अधिकतम 30 35 40 यही सही जाते हैं। पॉलिटी सबसे इजी था, लेकिन सबसे खराब मार्क्स पॉलिटी में ही आते हैं। तो इससे थोड़ा सा डर ना बढ़ जाता है। इससे क्या करे कि थोड़ा सा अब आने वाले टेस्टों में 15 टेस्ट लगभग और होंगे, तो 15 टेस्ट में नंबर अच्छे आने चाहिए, नहीं तो लग रहा है कि बहुत मोरल डाउन जैसा लगते रहता है सर। क्योंकि ये अभी तक जितने टेस्ट लगाए, मैंने 5-6 टेस्ट लगाए हैं सर, इसमें मार्क्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ना के बराबर। और वो भी सर लगाने बैठो तो जब भी इजी क्वेश्चन तो सर लगा लेता हूँ, लेकिन जो टफ वाले क्वेश्चन आते हैं उसके बाद फिर छूट ही जाता है, नहीं हो पाता है। फिर इसको कैसे कंट्रोल करते थे कि इस पे मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएं, क्या करते थे? ठीक है, जैसे पॉलिटी की बात की है, ठीक है आपने, तो पॉलिटी के कितने टेस्ट दिए आपने? सर अभी 3 टेस्ट दिया हूँ, 9, 10, 11 और एक नंबर। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट थे? हाँ सेक्शनल टेस्ट है। कौन से टॉपिक थे जिसके क्वेश्चंस आपके लगभग सही हुए हैं, सारे क्वेश्चंस? ऐसा कोई टॉपिक याद है आपको? सर ऐसा तो सर हर एक चैप्टर में ही है, लेकिन मैं जैसे कि DPSP की ही बात ले लूं सर, तो DPSP में सर, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज की क्वेश्चंस ले लूं सर, तो इसमें जो 11 जो दिए हुए रहते हैं, मैंने तो उसमें भी लगभग 2-3 आए थे, वो भी मैंने गलत कर दिए। ठीक है, तो मतलब ऐसे टॉपिक वाइज अरेंज नहीं किया मैंने सर कि हाँ इस टॉपिक में इतने गलत हुए, इस टॉपिक में इतने, ये अरेंज नहीं किया मैंने सर। ठीक है, और ऐसे टॉपिक जिसमें आपके सारे क्वेश्चन गलत ही हो रहे हैं, ऐसा कुछ आपने ऑब्जर्व किया? क्योंकि आपने ऑब्वियसली है कि
टेस्ट देने के सर, बाद एनालिसिस हाँ, किया तो होगा। मॉक टेस्ट में मेरी सबसे बड़ी परेशानी या फिर PYQ में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि मैं शब्दों को समझ नहीं पाता, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ने पे भी सर लगता है कि मैं क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। ठीक है। ऐसा फील होता है। और एग्जामिनेशन हॉल में यही समस्या होती है कि 100 क्वेश्चन घर में लगाने को तो इजी लग जाती है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में एक ही क्वेश्चन को 3 बार 4 बार पढ़ने में सारा टाइम निकल जाता है सर। लास्ट में बहुत जो मन में आया वो करना शुरू कर देते हैं सर। 2023 में मेरे साथ यही हुआ था सर। ठीक है, देखिए कि आपने अपनी प्रॉब्लम तो मुझे बताई है, आपने कही नहीं लेकिन आपके शब्दों से पता चल गई है, ठीक है। और उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि एक तो कि आप जो आफ्टर टेस्ट एनालिसिस करते हैं उसमें टॉपिक वाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी किसी को सजेस्ट किया था कि आप आखिरी पेज पे लिखिए कि अगर फंडामेंटल राइट्स के 8 क्वेश्चन थे तो 4 सही हुए, 4 गलत हुए। DPSP के क्वेश्चन थे, 6 सही हुए, 2 गलत हुए। तो वो 6 सही हुए वो लिखना भी ज़रूरी है और कितने गलत हुए वो भी सही है। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, तो 3 क्वेश्चन थे, तीनों सही हो गए। और इसके अलावा आगे है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, मतलब ये दूसरी वाली बॉडीज़ है, तो उन सारे के क्वेश्चन गलती हो रहे थे। इसका मतलब आपको वो टॉपिक वापस रिवाइज करने हैं। और कब रिवाइज करने हैं? बिफोर गिविंग नेक्स्ट टेस्ट। मतलब सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं सोचना है कि मुझे टॉपिक रिवाइज करना है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। तब जाके अगला टेस्ट दोगे, उससे पहले वापस क्वेश्चन जो पिछला पेपर दिया उसको गो थ्रू करोगे कि ये गलतियां की थी, अगले टेस्ट में वो गलतियां नहीं करूँगा। ये चीज़ बार बार खुद को रिमाइंड करनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप इम्प्रोवाइज करोगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस को जितना बेहतर तरीके से करोगे उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो इस चीज़ को आप भूल नहीं सकते कि टेस्ट की एनालिसिस, कौन से टॉपिक वीक हैं उसको वापस रिवाइज करो, वापस उसको टेस्ट दो, वापस उसको रिवाइज करो, वापस टेस्ट दो। तब तक और जब तक चीज़ें अपने को कॉन्फिडेंस नहीं मिल जाएगा, नहीं अभी मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। खासकर पॉलिटी में सबसे सही चीज़ ये है कि 2 या 3 बार अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपके 80% क्वेश्चन थ्रू आउट द ईयर टिल द लास्ट एग्ज़ाम आपके ठीक होंगे। जी सर। जी ठीक है। तो पॉलिटी को एक बार दे लीजिए मेहनत, अच्छे से टाइम, शिद्दत के साथ टाइम दीजिए और स्मार्टली दीजिए। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है कि पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक पढ़ रहा हूँ, ये मेरा पॉलिटी हुआ, उसके बाद ये नहीं। आप उठाइए, लक्ष्मीकांत से पढ़ो या जो भी बुक से पढ़ो, तो सीधा सा है कि कहीं से बीच से भी उठाओ। जैसे आज रैंडमली बैठे हो कि चलो आज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ लेते हैं, इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है या और सारी चीज़ें हैं, तो उसको पढ़िए। और उसको इतना जल्दी पढ़िए, 5-5 मिनट में निपटा दीजिए। अगर आपने पहले 2 बार पढ़ रखा है, उसको ये नहीं है कि पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक, क्योंकि कुछ चीज़ों को 5-5 मिनट 10-10 मिनट में पॉलिटी के टॉपिक आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे और वो हो जाएंगे, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सेम चीज़ है। और उसको एक चार्ट बना लीजिए कि कुछ के आर्टिकल्स रहते हैं कि किसका क्या है, क्योंकि कई पॉलिटी के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि किसका कितना टर्म है। तो एक चीज़ पता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है तो उसका 6 ईयर रहता ही रहता है उनके जो हेड का या जो चीज़ है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है उनका तो 5 साल या वेरी करता है, वैसी चीज़ है। तो ये चीज़ है, स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, लोग इसको याद करते हैं लेकिन जब उसको समझेंगे तो उनको पता चल जाएगा। आप एक बार लक्ष्मीकांत में देखना, तो उनके जो कंसेप्ट हैं या जो पैटर्न है उसको समझ के करेंगे पॉलिटी, तो काफ़ी अच्छी इजी हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। और एक आखिरी सवाल सर, आपने ग्रुप डिस्कशन कभी किया था सर कि जो चीज़ें अगर नहीं अच्छी लग रही है तो कर लो? हाँ, जैसे मेरे साथ रहते थे मेरे मित्र वगैरह, तो उनसे पूछ लेता था, और वो मेरे से सीनियर ही थे, तो मेरे को छोटी सी भी चीज़ नहीं आती थी तो मैं उनको कभी भी पूछ लेता था। और मेरी सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो वो बोलते थे मैं उनको लिसन करता था और इम्बाइब करता था। मतलब चीज़ें
वो बोलते हैं ना, डिस्कस कम करके सुनता ज़्यादा था, और लिसनिंग का मेरा एक अच्छा बेनिफिट है। और वो फिर अपने मन में ही मन सोचता था कि अच्छा मेरी ये कमियाँ हैं, इसको मैं वैसे ठीक कर दूंगा। तो वो चीज़ें, तो लिसनिंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन में भी। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने ही वक्तव्य दे रहे हैं और सामने वाला जो छोटी चीज़ समझाना चाह रहा है उसको इग्नोर कर दो, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी सर। ठीक है। नगीना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मुझे एक और समस्या हो रही है, नींद ना आने की। मतलब मुझे लिटरली 2-3 घंटे भी नींद नहीं आ रही है, और प्रेशर हो रहा है सिर पे बहुत ज्यादा। नींद नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? हो सकता है पढ़ाई को लेकर के ही नहीं आएगी, और तो जीवन में है ही नहीं कुछ। नहीं, पढ़ाई की क्या चिंता है ऐसी? मैंने बताया ना अभी नहीं, कि नहीं होगा तो नहीं होगा तो फिर मतलब वो देखो, बिगड़ जाता है मामला। जैसे आप थोड़ा खुल के कहिए, पढ़ाई की क्या चिंता होती है, मतलब आप बताइए। पढ़ाई की रिजल्ट को ही लेके टेंशन होती है, फिर टेस्ट में नंबर भी नहीं आते तो फिर ये सोचती हूँ कि फिर से पढ़ना पड़ेगा। चिंता फिर से पढ़ने की है या टेस्ट में रिजल्ट कम आने की है? नहीं, फाइनल एग्जाम में नंबर नहीं आने की है। फाइनल एग्जाम तो अभी है नहीं आपका, कितने समय बाकी है? तो होगा ना अभी तो। हाँ, तो अभी तो आज या कल में तो फाइनल एग्जाम है नहीं। सर ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मैं इसको दूर नहीं कर पा रही। हाँ, मैं क्रॉस क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूँ कि आप अपने माइंड को रिमाइंड कराओ कि मेरा कल या परसों एग्जाम नहीं है, मेरा एग्जाम कुछ महीने बाद है। तब तक मुझे अगले 4-5 महीने में मेंटली प्रिपेयर होना है और प्रैक्टिस करनी है। आपको एग्जाम नहीं देना, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप ईच एंड एवरी डे को एज ए प्रैक्टिस सेशन समझिए। कोई भी गेम खेलता है, गेम खेलने से पहले क्या होता है कि वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो नेट प्रैक्टिस में कई बार वो खिलाड़ी 5 बार आउट हो जाता है, कई बार 5 बॉलों पे 5 6 लग जाते हैं, फिर भी वो प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस ही लेता है, उसको फाइनल वर्ल्ड कप नहीं लेता। ठीक है, तो आप अपने ईच एंड एवरी डे का जो शेड्यूल है, चाहे पढ़ाई का हो या आपके सोने उठने बैठने खाने पीने का, तो उसको एज ए प्रैक्टिस लीजिए। उसको मतलब वो बोलते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट लाइफ में मत दीजिए, ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो ये नहीं। वैसा नहीं है, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, स्पेक्ट्रम होता है, रंगीन होती है लाइफ। तो वैसा सोचिए, मतलब चीज़ें मतलब लॉजिक नहीं होता मशीन में, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, वैसा नहीं होता लाइफ। चलते चलते रुकने में भी टाइम लगता है और रुकते रुकते चलने में भी टाइम लगता है। तो सेम चीज़ है, आप ये चलिए कि प्रैक्टिस कर रही हो, और प्रैक्टिस में कभी स्ट्रेस होती नहीं है। प्रैक्टिस में ये होता है कि चाहे एक वॉरियर हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे फार्मर हो, चाहे ट्रेडर हो, वो हर दिन यही प्रैक्टिस करते हैं कि कल उसका बेहतर हो। तो आप सिर्फ इतना सोचिए कि आज से नेक्स्ट डे आपको सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आपने आज 10 मिनट विदाउट ब्रेकिंग कंसंट्रेशन आपने पढ़ाई की है, तो कल सोचिए कि मैं 11 मिनट प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है, तो फिर अगले दिन सोचिए कि 12 मिनट मेरा विदाउट ब्रेकिंग कंसंट्रेशन मेरी पढ़ाई होगी। तो सेम चीज़, रोज़ थोड़ा 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 इम्प्रूव करेंगे तो 20 दिन बाद आपको लगेगा कि आपके जो 10 मिनट हैं उसकी जगह आप 30 मिनट कर रहे हो। तो सेम चीज़ है, पढ़ाई के मामले में भी ऐसा है, सोने के मामले में भी। अगर आप अच्छे से नहीं सोओगे तो आपकी पढ़ाई होगी नहीं, और आप बोलते हो पढ़ाई नहीं होती तो वापस नींद नहीं आती। तो सोचिए आपको क्या करना है, पहले पढ़ाई करनी है या पहले सोना है? दोनों में से एक चीज़ तो करनी ही है। ठीक है, तो एक चीज़ को पहले कर लीजिए अच्छे से, फिर दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और एक आखिरी सवाल सर, ठीक है। आप जैसे भी रिवीजन करते हैं हम लोग, तो मेरी आदत है कि सर मैं एक बार में एक ही रिवीजन कर पाता हूँ। सारा दिन पढ़ लूं या फिर 2 घंटे पढ़ूं, मैं एक दिन में कम से कम, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, हिस्ट्री खत्म हो गया, तो जब तक मैं शुरू से उसको खत्म ना कर लूं तब तक यही चलता है। तो सर मतलब ऐसा ठीक रहेगा या फिर हर दिन सब्जेक्ट को थोड़ा सा रूटीन वाइज करना चाहिए सर?
मेरे हिसाब से एक दिन में एक मिनट, हाँ मैं 2 मिनट है, फ़ोन आ रहा है, चलो कोई बात। ऐसा कीजिए कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, एक्सक्यूज मी, और उसको थोड़ा इस तरह से पढ़िए, थोड़ा साइंटिफिकली देखिए कि जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट आज आपने रात में पढ़ा है, मॉर्निंग में वो सेम टॉपिक पढ़ें, सेम टॉपिक मतलब सेम सब्जेक्ट पढ़ें। उससे क्या रहता है कि रात को सोने के बाद आपका माइंड जब रेस्ट करता है तो दिन के अभी पिछले जो 2-4 सोने से पहले 2-3 घंटे जो आपने डेटा पढ़ा है, चाहे तथ्य हो या कंसेप्ट हो, तो धीरे धीरे माइंड जब रिलैक्स होता है तो उनको नेचुरली अपने में एब्जॉर्व करता है। और जैसे सुबह उठते ही आप उस टॉपिक को वापस देखोगे तो वो वापस टॉपिक्स, कंसेप्ट, फैक्ट्स रिकॉल होते हैं, तो उससे आपकी जो परमानेंट मेमोरी है उसमें वो चीज़ सेव हो जाती है। फिर उसके बाद दिन को कुछ 2-3 घंटे सुबह मॉर्निंग के अर्ली आवर्स में वो पढ़िए, फिर आप जो चाहते हैं वो टॉपिक पढ़िए, क्लास रहे क्लास अटेंड कीजिए, सब कुछ है। फिर वापस सोने से पहले दूसरा टॉपिक, दूसरा सब्जेक्ट लीजिए, उसको 1-2 घंटा जैसे आपको सूटेबल लगता है वो पढ़िए, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस वो चीज़ें। तो ऐसी साइकिल आप बनाएंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप कम एफर्ट में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आपकी रिकॉल पावर बढ़ेगी और चीज़ें बेहतर होगी। जी सर। ठीक है, तो ऐसा चीज़ है, बाकी अपनी प्रायोरिटी है कैसे करना है, बट ये है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनसे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी। जी, मैं ऐसे मेरी यही एक आदत सी बन गई है कि मतलब एक सधे सब सधे करके, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा ये हो जाता था पहले। नहीं मतलब थोड़ा सा क्योंकि अब जैसे सीधी सी बात है, मैं तो एग्जांपल सिविल सर्वेंट का लेता हूँ कि आप सीधी सी बात है, सिविल सर्वेंट ऑफिस जाता है, तो ऑफिस जाते ही क्या रहता है, उसके सामने 20-30-40-50 फाइलें होती है जो उसका सबऑर्डिनेट तैयार करके रखा होता है, सर आज 50 फाइलों को निपटाना है। पहली फाइल रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दूसरी फाइल रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तीसरी फाइल, फिर पता चलता है कि चौथी फाइल पीडब्ल्यूडी की, पांचवी फाइल इस डिपार्टमेंट की, छठी फाइल वापस इस डिपार्टमेंट की। तो वो उसका माइंड कितने जल्दी से चीज़ों को समझता है, अगर वो 50-100 फाइलों को 15-15 मिनट दे तो उसका ऑफिस आवर तो वहीं पूरा हो गया है। जी। तो ठीक है, तो सिविल सर्वेंट भी चीज़ों को कैसे स्विच करना है और कितने जल्दी और कितने स्मूथली स्विच करना है, वो चीज़ अपने को भी होनी चाहिए। क्या सब्जेक्ट एज ए स्टूडेंट एक अलग चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा मैच्योरिटी के साथ करोगे तो जो आपकी अप्रोच है उसमें थोड़ा इम्प्रूव करके और चीज़ों को बेटर वे में कर सकते हो, और आपका परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी भी ठीक हो जाएगी। सर आप यूट्यूब फॉलो करते हैं सर? यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी चीज को इजी करने के लिए यूट्यूब का सहारा लेते हैं सर, या खुद के नोट्स या खुद के क्या बोलते हैं ये बुक्स? मतलब मैं ऑनलाइन वीडियो वगैरह भी देखता हूँ और ज़रूरत पड़ती है नोट्स भी बना लेता हूँ, तो वो है आज के समय में यूज़ करते हैं और मैं भी करता हूँ ऐसा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। जी ठीक है, तो अभी अगर किसी का सवाल हो तो 1-2 सवाल लेके अपन इसको कर सकते हैं एंड। आई होप 1 घंटा हो चुका है। और किसी को कुछ कहना है? नम्रता जी आप कुछ कह रहे हैं? हेलो सर, एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया था क्लास। हाँ कोई बात नहीं। सर हमारी मतलब जॉब भी चल रही है, तो जॉब के साथ प्रिपरेशन चल रही है, तो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू हो रहा है बस। जॉब टाइम क्या रहता है आपका? 9 to 5 है। 9 to 5। तो कितना समय निकाल लेते हैं आप अगर आफ्टर जॉब, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम के कितना पढ़ लेते हैं इजी वे में? 7 बजे से बैठते हैं तो मतलब 7 से लेके 8 तक की, मतलब 5, जैसे कभी कभी जल्दी आ जाता है हाँ तो 5:30 से लेके 7-8 बजे तक एक सिटिंग हो जाती है, ठीक है। और फिर 9 से लगभग 12 के समथिंग हो जाती है। मतलब 2-2.5 घंटे, मतलब 4 से 5 घंटे ऑन एवरेज निकल जाता है। हाँ ठीक है, तो ठीक है, मतलब 4 से 5 घंटे अगर निकलता है, उसके अलावा हाल फिलहाल तो उतना है, बाकी वीकेंड अगर सैटरडे संडे फ्री होता है तो उसमें निकाल लेते होंगे।
सर एक दिन का वीक ऑफ मिलता है तो जनरली संडे का मिलता है हमें, सैटरडे का मिलता है, सॉरी संडे का नहीं मिलता है, संडे जाना पड़ता है। अच्छा, किसकी जॉब है आपकी वैसे? ये हेल्थ डिपार्टमेंट में है सर, एएनएम की। हाँ ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये चीज़ तो है ही कि जो आप नोट से पढ़ाई कर रहे 4-5 घंटे ये हो गया, और 1-आध घंटा आप निकाल सकते हैं कि अपने आते जाते टाइम, ट्रैवलिंग टाइम है या वहाँ पे कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो कुछ वीडियोस लेक्चर प्री प्लान करके रख सकते हैं कि हाँ जैसे सर, कोशिश करते हैं ऐसा करने की। जैसे बस में लिटरेचर है ऑप्शनल, तो बस में बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं, कहानी उपन्यास ये सारी चीजें हैं। और वहां पे मतलब ये होता है कि रेगुलर टाइम नहीं मिलता कि आप आधे घंटे कंटिन्यूअसली नहीं बैठ पाते हो, थोड़ी थोड़ी देर में उठना पड़ता है, कभी मेडिसिन देने के लिए, कभी इंजेक्शन के लिए, कभी कुछ, तो ना फ्लो टूट जाता है, तो फिर बैठ ही नहीं पाते उतना ज्यादा वहां पे। तो उसके लिए वैसे रख सकते हैं कि रोज प्लान कीजिए कि 1 घंटे का कुछ लेक्चर देखना है वीडियो से। मतलब उससे बेनिफिट ये रहेगा कि फ्लो भी टूट जाए तो वापस वीडियो देख के वो चीज़ें इजी हो जाती है। मतलब एक हफ्ते तक ये ट्राई कीजिए, अगर इससे कुछ एफिशिएंसी आपकी इम्प्रूव हो रही है तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब ट्राई करने का कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ उसको हार्ड एंड फास्टली आप फॉलो करो, बट 1 हफ्ते वैसे देखिए कि जाने से पहले देख लीजिए कि आज मैं आधे घंटे या 45 मिनट या 1 घंटे का ये लेक्चर ऑफिस टाइम आते जाते या वहाँ टाइम मिले तो देख लूँगी, तो उससे डायरेक्टली आपका 1 आवर सेव हो जाएगा और घर आने के बाद आप नोट्स या जो आपका प्रॉपर स्टडी है वो कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं उनको बुला लेता हूँ एक बार और फिर वो कंटिन्यू करेंगे या जैसे भी क्लास एंड करते हैं तो ठीक है। सर एक और सवाल सर, आखिरी सवाल सर। हाँ कि सर अभी तो क्या करता हूँ सर कि जैसे कि टेस्ट सीरीज डिवीजन वाले लगाता हूँ सर, तो वो तो ठीक जा ही नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ कि सर कभी कभी उसके सॉल्यूशन, क्वेश्चन और सॉल्यूशन को सर रिवाइज कर लेता हूँ सर। क्या ये तरीका सही होने वाला है? वैसे लगा क्यों नहीं पाते हैं सर वो मैंने बताया ना सर कि जब क्वेश्चन टफ आ जाते हैं सर तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है सर, और फिर ये 3 घंटा उसको लगाने में सर 3 घंटे से अधिक लगते हैं सर। मैंने 4-5 टेस्ट दिए हैं सर, 3 घंटे से अधिक ही लगते हैं। मैं कितना भी चाहता हूँ कि 2 घंटे में ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये नहीं होता मुझसे। और फिर क्या बोलते हैं कि ये क्वेश्चन फिर छूट जाते हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि सर जल्दी से मैं उनके सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेता हूँ सर। तो ये सही है या नहीं सर? अगर सही कहूँ तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 घंटे के अंदर आपका टेस्ट पूरा हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको सॉल्यूशन भले 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्ट आपका 1 घंटे और 50 मिनट के अंदर या 45 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन होने चाहिए। उसके लिए टाइम सेट करके बैठना चाहिए सर। 2 घंटे का सेट करके, मतलब वो तो जितना जल्दी उसको चीज़ को समझ लोगे उतना ही फायदा है। और अगर इसको वैसे ही लेते चले तो आखिरी में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। मतलब क्लियर सा बोलता हूँ कि इसका कोई दूसरा अल्टरनेट है ही नहीं। जी सर, मैं यही करता था सर। 100 मीटर की रेस है तो आपको दौड़ना ही पड़ेगा, बीच में रुके या लेट रवाना हुए तो भी हार तो है ही। तो सेम चीज़ है, जब तक इसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक दूसरी चीज़ें तो है ही नहीं। कि क्वेश्चन अगर आपके चाहे मेंस में हो चाहे प्री में हो, अगर टाइम पे पेपर ही पूरा नहीं होगा तो बाकी चीज़ तो रैंक और सिलेक्शन तो दूर की बात है। जी सर। ठीक है, तो इसको कैसे भी करो, कुछ भी करो, भले एक बार, लेकिन 2 घंटे में। हाँ 2 घंटे नहीं, 1 घंटा 50 मिनट। जी हाँ, तब जाके वो रहेगा। और फर्स्ट राउंड मतलब आप मान लो कि 90 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट या 80 मिनट के अंदर फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें आपको इजीली क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और सेकंड राउंड को आप 20 मिनट में करके और ओमार भर के चीज़ें कंटिन्यू कीजिए। इसके क्वेश्चन को सर इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। हालांकि पीआर सर ने डिस्कस किया होगा, और नहीं तो वो जल्द ही जैसे प्री करीब आएगा उनका जो कोर्स रहेगा शायद बता रहे थे को इस बार कुछ
ऑफलाइन कोर्स या जो भी चालू करेंगे तो इस चीज़ के बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें उनको पता है और वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कैसे प्रीलिम का पेपर अटैम्प्ट करना है, क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें जैसे प्रीलिम का रहेगा तो उसमें वो करेंगे। ठीक है, तो जी सर। और एक जो होता है कि जो क्वेश्चंस लगाते हैं उसको 3 राउंड में लगाना चाहिए, 3 राउंड में। हाँ कि जैसे इजी क्वेश्चन के लगा लिए, जितने भी आए 30 आए, 35 आए, 40 आए, फिर सेकंड में थोड़ा सा वो 50-50 वाला करके ऐसे करके लगाने का, और फिर जो तीसरा आता है जो आपको फिर लास्ट में थोड़ा थोड़ा लग रहा है वो करने, ऐसे करते थे सर आप? हाँ, मतलब अलग अलग अटेम्प्ट में अलग अलग तरीका रहा है और वो हर एक का अपना इंडिविजुअल होता है, कुछ कैसे करता है, कुछ कैसे, कुछ एक में ही सारा कर देता है, कुछ 2 राउंड लगाता है, कुछ 3 लगाता है। मेरे को 2 राउंड तक का ही टाइम मिलता था, सच बात ये है। और मैंने टाइम का स्ट्रिक्टली ये बोला कि कहीं कहीं मेरी भी वीकनेस रही है, जो मुझे पता है कि उसका नुकसान रहा है, तो इसलिए मैंने स्ट्रिक्टली बोला है। मुझे तो किसी ने उतना क्लियरली नहीं कहा था कि ये चीज़ इतनी सीरियस है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये डेंजर मार्क है, अगर इसको समय पे आपने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो आखिरी तक पछतावा रह जाएगा। इस चीज का बहुत गिल्ट फील होता है सर कि हाँ, मैं तो इसको 2 घंटे भी बैठ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चंस को लेके। हाँ, तो मतलब इस बात का बहुत गिल्ट रहता है सर। येन केन प्रकरण आपको इसको सुधारना ही होगा, तब जाके चीज होगा। ये होगा तब जाके दूसरी बात है, नहीं तो चीजें वहीं एंड हो जाती है शुरू होने से पहले ही। ठीक है ना? तो जी सर। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने इतनी देर धैर्य बनाए रखा, पेशेंस के साथ वो बोलते ना छोटी मोटी नोक झोंक वाली बातें सुनी, क्योंकि विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग और कॉन्क्रीट कोई आइडिया बस बातें करते गए। कुछ लोग बोर भी हो गएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आज PR सर ने आपको बिठा दिया था, मुझे बोले कि नहीं बात कीजिए, तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए। और कभी वो और अपॉर्चुनिटी देंगे तो ज़रूर बात अपन मिलेंगे, बात करेंगे, ठीक है सर? क्या मैं लास्ट बार एक पूछ सकता हूँ आपसे? लास्ट छोटी सी, बस एक 5 सेकंड की बात है मेरी, ठीक है। अगर आप इजाजत देंगे सर। हाँ जरूर जरूर, अब आपने इतने प्रेम से पूछा है तो मना कैसे करूँ। मेरे को ये पूछना था सर, CSET के लिए सिर्फ एक लाइन में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या रणनीति रखनी चाहिए जो कम से कम मेहनत में और CSET निकल जाए? क्योंकि वो क्वालिफाई करना है, उसमें हमें कोई महाभारत ज्यादा लड़ना नहीं है, बस उसे हमें क्वालिफाई करके कैसे निकल जाए, उसके लिए छोटी सी बस 2 लाइन में आप मुझे बता दीजिए सभी को, मतलब उसमें क्या ऐसी रणनीति लगाए हम कि जो निकल जाए इजीली। ठीक है, CSET का सीधी सी बात है, प्रैक्टिस कीजिए एंड डोंट टेक इट लाइटली। ओके सर, थैंक यू। आप जो चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। मतलब ये चीज ऐसी है कि एक लाइन में नहीं बताई जाती है, उसको बस ये है कि चीजों को लाइटली नहीं लेके प्रैक्टिस करो तो चीजें हो जाएगी। समझ गया सर, यही सुनना चाह रहा था काफी टाइम से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। तो क्या 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 क्वेश्चन पूछे तुम लोगों ने? आप सुन तो रहे थे सर? आप भी यहीं पे थे सर, मुझे लगा आप नहीं है। नहीं, मैं बता तो नहीं, मैं तब भी आया। आप पीछे बैठ के सारी चीजें सुन तो रहे थे? नहीं, मैं उधर क्लास में था, उधर युवराज के रूम में था। चलो, तो फायदा तो मिला ही होगा आई थिंक। देखो, एक्सपीरियंस एक चीज रहता है, बहुत फायदा मिला। दूसरी बात एक चीज याद रखो कि देखो, एक चीज मैं फाइनली यही बोलूँगा कि बिना मेहनत कुछ होगा नहीं, और फालतू झूठे सपने देखना छोड़ो भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि खेत में अगर अपन फसल उगाते हैं ना, आप सोचो मैं बीज ऐसे ही मतलब बीज ऐसे फेंका, अब मैं फसल से ही हो जाएगी उससे, मान लो उसको जानवर खा जाएंगे, थोड़े बहुत कुछ उगे तो उसको जानवर खा जाएंगे। तो भाई मेहनत चाहिए। आप लोग जो है ना बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहते हो, दैट्स नॉट गुड ना। तो भाई पहले राम सर है तो हमें कोई डरने की चिंता नहीं है, इतना भरोसा है, यहाँ तक पहुँचाए हो आगे भी पहुँचाओगे। तो परंतु बात ये है ना कि भाई जो बात बोलूंगा वो करना ही पड़ेगा ना, तो मैं भी मेहनत ही करूंगा। मैं हल जैसे वो होता था ना, हल जुताते हैं वैसे जुताऊंगा, तो भाई जब उर्वरक बनेगी ना जमीन, तभी फल आएगा ना फिर। नहीं, इस बार क्लास नहीं ली है कई दिनों से, आप तो बोल रहे हैं क्लास। ये ऐसा होता कि क्लास कल ही तो नहीं लिया था भाई, कई छुट्टी हो चुकी है इस बार।
अरे ऐसा रहता है ना कि अब देख बीजी कोई कोई आ जाता है तो ऐसा रहता है। ठीक है, मेन बात है कि भाई तुम लोग पढ़ाई होनी चाहिए ना, मैं रहूँ या ना रहूँ उसे क्या, तुम लोग पढ़ते रहो भाई, मेन बात तो वो है ना। यार मोस्टली जब आगे सेशन पीटी वाला चलने वाला है तो वो तो देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, मेरी इतनी हेल्प लो जितनी ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा अगर तुम और डिपेंडेंट हो रहे हो खतरनाक चीज़ है ना। अब ये तो गलत बात है कि मैं क्लास ले नहीं रहा, तो तुम लोग आज पढ़ाई नहीं किए, तुम लोग कल भी नहीं किए। हम लोगों को अच्छा लग रहा था सर कि थोड़ा सा आराम मिला है कुछ दिन के लिए। ये अमित का देखा थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हुआ है। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, नया कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी हालत ऐसी है कि हर चीज मतलब कि बहुत चीजें छूट रही है, बहुत एक ही दो चीज मैं प्रॉपर तरीके से कर पा रहा हूँ, बाकी सब चीजें साइड हो जाती हैं। जो भी रहे देखो, मंडे से जो सेशन चलेगा ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ, तो एक चीज़ मैं पहले क्लियर बता रहा हूँ, अगर उसमें मैं जो टारगेट दे रहा हूँ वो मत छोड़ना, सारी तैयारी साइड में कर देना, पर मैं जो टारगेट दूंगा वो करनी ही है, उसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। और मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा, कोई उसमें ऐसा नहीं कि सर इसका कोई सब्स्टिट्यूट बता दो, ये बता दो, नो। अगर प्रीलिम निकालना है तो मेरी बात मानना पड़ेगा, और मैं फिर बता रहा हूँ कि जो मेरी बात मानेगा उसी का रिजल्ट निकलेगा। अगर तुक्के में निकल जाए एक अलग मामला है, नहीं निकलेगा, लापरवाही करोगे, मैं साफ बता रहा हूँ। तो ये भरोसा तो इस बार पूरा हो गया हमें कि आपकी जो गाइडेंस में चलेगा, सिलेक्शन तय है, और जो इधर उधर गया उसकी मौत पक्की। वो कंफर्म है, वो देख लेना, वो बाहर हो जाएगा इस रेस से तुरंत। मैं 2023 वाले में सर जीएस के तो करके गया था, लेकिन सीसेट का मुझे मालूम था कि सीसेट तो मेरा होने वाला नहीं, तो मैं यही सोच के गया था कि इस बार ऐसा पूरी जिंदगी में जितनी भी पढ़ाई की है ना, वो वहां जाके 2 घंटे में यूटिलाइज करूंगा मैं। लेकिन सीसेट तो मेरा बिल्कुल खराब ही गया, जीएस भी मेरा खराब ही चल गया। तुक्के वाले सिस्टम बहुत खराब है, अब तुक्के से कभी एग्जाम नहीं निकलने वाला। मैं कितनी बार बोला, मेहनत बिना फसल नहीं उगती है, बिना मेहनत के। और फसल खाने लायक बनाने लायक तो भाई समझ रहे हो ना, बीज बोना मतलब बीज डाल देना वो पीटी ही है, पीटी में बीज बोने से कुछ ही काम नहीं होगा, उसका हल चलाओगे, पहले जुताई करोगे, उस लायक ज़मीन बनाओगे तब तो बीज उगेगा, फिर उसको प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन करोगे फसल बड़ी होगी, फिर फसल कटेगी, उससे पहले कोई बाढ़ ना आ जाए, आपदा ना आ जाए। तो मैं फिर बता रहा हूँ, अभी 5-6 महीने बचे, तो सब लोग एक तो हेल्थ का ध्यान रखना, ये आपदा होती है डिजास्टर यूपीएससी की तैयारी में, आप मेंटली फिजिकली अच्छे तरीके से रहो। हो गया ठीक है। तो वो ये चीज़ें मोटा वही है, मैं एक चीज़ वही बता रहा हूँ कि देखो ये सेशन ये बहुत एक्सपर्ट आदमी है इस मामले में, फिलोसफी से नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई है, तो मैं तो इसीलिए तुम लोगों फालतू क्वेश्चन रहते हैं तो उन चीज़ों के लिए करवाया था कि तुम लोग वो चीज़ें डील करो। तो वो एक्सपर्ट व्यक्ति एक्सपर्ट ही होता है, शायद मैं थोड़ा अलग तरीके से डील करूँ। नाम तो बता दो उनका आबे सर है, ये मेरे कॉलेज के भी सीनियर हैं। जब मैं कॉलेज 2013 में जब मैं गया था तो ये लास्ट ईयर में थे, तो मेरे से लगभग 4 साल सीनियर भी है। यूपीएससी जर्नी में इनका ऐसा रहा कि 2 बार मेंस लिखे, तो वो जो बोल रहे थे वो चीज़ यही है कि इन्होंने 2 बार सोचो कि मेंस इसीलिए नहीं हुआ, कारण ये था कि क्वेश्चन छूटे, तो इसीलिए वो डांट रहे थे अमित को। दूसरी चीज़ ये थी कि पीटी में लास्ट 2 अटैम्प्ट में जनरल से हैं, ये जनरल की कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा थे, सीसेट के कारण नहीं हुआ। तो सोच लो वो सीसेट के लिए इसलिए बोले भाई बिना मेहनत कुछ ही नहीं होगा, तो थोड़ा वो चीज़ें समझो, नहीं तो प्रॉपर आईएएस बन जाते हो अब तो यही होता है। तो भाई जर्नी को इस मजाक में मत लो, सीसेट को, सीसेट में फिर बताओ, इसीलिए मैं डेली बेसिस पे लूँगा सीसेट। देखो मैं भी भोगी हूँ, मैं इनको भी देखता हूँ, तो सीसेट मैं नहीं करूँगा, मैं सीसेट कुछ भी चाहे जीएस इसको बराबर ही टाइम दूंगा मैं सीसेट। तो मान लो ऑफलाइन क्लासेस चलेगी तो उसमें 1 घंटा सीसेट चलेगा ही, क्योंकि मुझे पता है ना कि भाई मैं खुद आज यहाँ बैठा हूँ, ये देख लो यहाँ पे सीसेट के ही मुक्तभोगी है, नहीं आज प्रॉपर आईएएस होते। तो ये बहुत बड़ी डिजास्टर है भाई, आप लोग मजाक में ले रहे हो, आप लोगों को अभी नहीं लग रहा, आप लोगों के जीएस नहीं निकल रहा तो आप लोगों को ऐसे सीसेट मजाक लग रहा है। हम लोग वो है कि जो जिसे जीएस निकाल चुके हैं परंतु सीसेट नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, भेज देना कोई से ग्रुप में, उस जो पीडीएफ वाला ग्रुप में से भेज देना। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट भैया। एक बार मॉर्निंग में टाइम दे दो थोड़ा सा, एक घंटे का मिलना था कल। हाँ दे दो, मॉर्निंग में 10 बजे के बाद का कभी 11 से 12 आ जाना। हाँ 1 घंटे के लिए आऊंगा कुछ
पूछना भी था और कोई आएगा तो मिलवा भी तुमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा भैया नमस्ते। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो फिर आराम से।